हाय एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। और आज का ये करंट अफेयर्स का क्लास जो है इसमें शामिल किया गया है आपका आज का करंट अफेयर्स, साथ में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 में या 22 में जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं वो। और हम आपको 10 मिनट के वीडियो में आपको अधिक से अधिक या मैक्सिमम जो है क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे और अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट आप लोग शॉर्ट वीडियोस देखिएगा तो उसको ऐसे ही निकल जाएगा। 10 मिनट निकल ही जाता है शॉर्ट वीडियोस देखने में ही। तो ये करंट अफेयर्स का क्लास जो है आपका मुश्किल से 10 मिनट का होने वाला है और इसमें जितने भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न बनने वाले हैं वो सब प्रश्न जो है इसमें शामिल किया गया है। टू द पॉइंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में शामिल किया गया है। और यहाँ पे आप लोग जो भी देखिएगा टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है, आज का क्लास जो है शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपका बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। अब ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 1000 केवी का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला है और देश का पहला एयरपोर्ट हो जाएगा जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है स्थापित होगा। साथ में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का फायदा ये है कि ये कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है। इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता और ये ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की स्थापना एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा 30 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे नीचे देखिएगा 30 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कब कौन कौन से कंपनी मिलकर शुरू की थी? तो ये एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम बदलकर तो ये रखा गया है निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। और निरंजन शाह जो है पूर्व के ये रणजी ट्रॉफी के क्रिकेटर हैं और ये बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये क्रिकेट के प्रशासक भी रह चुके हैं। अब प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर रह चुके हैं 1965 से 75 के बीच में। तो इन्हीं के नाम पर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम जो है यह बदलकर निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। और यह जो है गुजरात का पहला सौर संचालित क्रिकेट स्टेडियम होगा। गुजरात का पहला सौर संचालित क्रिकेट स्टेडियम। अब चूंकि स्टेडियम के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग जान लेते हैं कि भारत में कौन कौन से स्टेडियम है। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में जिसका नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये कानपुर में है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद में, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, फटोरडा स्टेडियम मनगांव में, बिब्रोन स्टेडियम मुंबई में, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। ईडन गार्डन स्टेडियम, इसमें से बहुत सारा आप लोगों को याद भी होगा और कुछ अलग जो होगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? चूंकि आप लोग जानते हैं कि नीतीश जी का पार्टी जो है आरजेडी गठबंधन के साथ में थी, अब बीजेपी गठबंधन के साथ में आ गई है। तो ये जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो भी चेंज हो गए हैं। पहले अवध बिहारी थे, अवध बिहारी, और अब जो है बन गए हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव। तो नंदकिशोर यादव जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। अब ये जान लेते हैं हम लोग, विधानसभा जो होता है किसी भी राज्य का, ये यहाँ पे देखिए 2 सदन होता है हर राज्य में, एक विधानसभा एक विधान परिषद। तो कुल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। और विधानसभा जो होता है ये निम्न सदन होता है और विधान परिषद जो होता है ये उच्च सदन होता है। आप लोगों को याद रखना है 6 राज्यों में किन किन राज्यों में विधान परिषद है, इसको जान लीजिए। बिहार में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। फिर से बोल रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और
ये जान लीजिए कि विधानसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या जो होती है ये 500 और मिनिमम सीटों की संख्या जो होती है ये 60 होती है। और अपवाद में सिक्किम है, जहाँ पे 23 या 24 सीट जो है विधानसभा में है, सदस्य हैं। और ये आपका बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 243 है वर्तमान में। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया? पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम का कैपिटल है गुवाहाटी। और ये जान लेते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत, और इसका उद्देश्य था कि भारतीय नागरिकों को इंटरनेट तक आसानी से पहुंचाना। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय नागरिकों को इंटरनेट तक आसानी से पहुंचाना। अगला प्रश्न है, आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आईआरसीटीसी, आप लोग टिकट लेते होंगे तो आईआरसीटीसी का आता है, या जो ट्रेन में खान पान या जो भोजन का व्यवस्था होता है केटरिंग वगैरह का, वो आईआरसीटीसी के संचालन में होता है। तो उसके आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक या बोलिए कि अध्यक्ष जो है किनको चुना गया है? तो ये संजय कुमार जैन को चुना गया है आईआरसीटीसी का अध्यक्ष। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आता है एमसीक्यूज में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न आगे जो है इसमें हम देख लेते हैं। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म तो आप लोग जान गए। अब जान लीजिए आईआरसीटीसी की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 27 सितंबर 1999 को हुआ था। यह एकमात्र इकाई है जो भारतीय रेलवे को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें ऑनलाइन टिकट, खान पान और ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की बिक्री भी शामिल है। पानी की बिक्री भी आईआरसीटीसी के संचालन में होता है। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? यानी जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इसका सर्वोच्च संस्था जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। और इसके अध्यक्ष जो है हाल ही में किनको चुना गया है? तो ये चुना गया है रंजीत कुमार अग्रवाल को। रंजीत कुमार अग्रवाल, यहाँ पे देख लीजिएगा रंजीत कुमार अग्रवाल, ध्यान से ऑप्शन को। और ये 72वें अध्यक्ष जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्वोच्च संस्था का चुना गया है। अगला जो है, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत के किस सर्वोच्च संस्थान ने इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड को, चुनावी रुपया भी बोल सकते हैं, चुनावी मुद्रा भी बोल सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर दिया है? अभी कल का न्यूज है, कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आज के पेपर में भी आया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत के किस सर्वोच्च संस्थान ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर दिया है? और ये किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और साथ में निर्वाचन आयोग को ये आदेश दिया है कि अगले मार्च में 15 या 17 तारीख तक, एग्जैक्ट डेट जो है हमको याद नहीं है, लेकिन मार्च में 15 या 17 तारीख तक, 17 मार्च तक निर्वाचन आयोग को आदेश दिया गया है कि ये इलेक्ट्रॉनल जो चुनावी बॉन्ड में जितने भी लोग पैसा देते हैं सबका नाम जो है उसमें होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये शुरू किया गया था 2017-18 के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा शुरू किया गया था, और जिसको बताया गया था कि ये जो राजनीति में भ्रष्टाचार होता है उसको रोकने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बॉन्ड स्कीम लाया था। और इसमें बताया गया था कि ये जो है पिछले चुनाव में जो मतदान हुआ है उसमें जो मतदान में जो पैसा खर्च होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। अब ये जान लीजिए कि ये जो है एक तरह का बैंक नोट है, ये बैंक नोट है, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इसमें जारी करता था इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही जारी करता था। यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि ये बॉन्ड पाने के लिए पार्टी को जो चुनाव होता है उसमें 1% वोट जो हासिल किया है उसी को इलेक्टोरल बॉन्ड जो है मिल सकता है। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो है एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो खरीद सकता था। वो 1000 का हो सकता था, 10,000 का हो सकता था, या 1 करोड़ का होता था।
पार्टी का वो जो जितने भी आप बॉन्ड खरीदिएगा वो सारा पैसा जो है पार्टी के फंड में चला जाएगा और आपका नाम जो है प्रदर्शित नहीं होगा। इस तरह से काला धन भी जा सकता है, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ये अनुच्छेद 1 के अवहेलना किया गया है। इसको इलेक्टोरल बॉन्ड जो है जिसमें नाम प्रदर्शित न करके अवहेलना किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था, इसलिए ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये अवैध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत की गई है, शुरू हुआ है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 किस देश में शुरू किया गया है? तो ये मलेशिया में शुरू किया गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024, यहाँ पे मलेशिया है। चूंकि पिक्चर जो है थोड़ा सा है, उसका साइज जो है उसमें वर्ड का थोड़ा सा आया है। अब बैडमिंटन से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इसको देख लेते हैं। बैडमिंटन खेलने वाले मैदान को क्या कहा जाता है? तो बैडमिंटन कोर्ट कहा जाता है। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? 1934 में हुआ था। बैडमिंटन को एशियाई खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया? 1977 में किया गया। बैडमिंटन में ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया? 1992 में शामिल किया गया था ओलंपिक खेल में बैडमिंटन को। अगला है, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियन में 2 बार खेलने भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो प्रकाश पादुकोण है। ऑल इंडिया चैंपियनशिप में 2 बार पार्टिसिपेट किए थे प्रकाश पादुकोण ने। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन के भारत के प्रख्यात खिलाड़ी हैं। और ये जो है पीवी सिंधु ने 5 बार पदक जीता है आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में। किदाम्बी श्रीकांत जो है ये भी पुरुष वर्ग के बैडमिंटन सफल खिलाड़ी रहे हैं। तो ये सारे नाम जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा या 3 मिनट लगेगा, इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न। मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। इंदौर को 7वीं बार देश का सबसे साफ शहर जो है का खिताब मिला है। इंदौर को 7वीं बार सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां लुप्त होने को है। मीठे जल की 25% जो मछलियां हैं वो लुप्त होने को है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। म्यांमार जो है सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक बना है, ये भी याद रखिएगा। अफगानिस्तान आएगा ऑप्शन में तो अफगानिस्तान टिक मत करिएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य में रेज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। अगला है, चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। अगला है, गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। अगला है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला है। अगला प्रश्न है, पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जो है 2023 में मिला है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है नवापिंड सरदारा गांव को मिला है। अगला प्रश्न है, उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। उदयपुर जो है भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। अगला है, तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। तमिलनाडु का तट मंदिर पूछता है कहाँ है? तमिलनाडु में पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। अगला प्रश्न है, 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोडमैप लॉन्च किया है। बिहार कृषि रोडमैप जो है पटना में लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में है और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। अगला है, 29 जुलाई को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3925 हो गई है। 29 जुलाई को जो बाघ रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें बाघों की संख्या जो है 3925 हो गई है।
अगला है बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर जो है ये बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में। अगला प्रश्न है भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगला है कमल की नई किस्म नमोह 108 का अनावरण किया गया है। नमोह 108। अगला है असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजब पोथा अभियान शुरू किया है। गजब पोथा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। अगला है बस थोड़ा सा बचा है, मेघालय के गुफा में मेंढक की नई प्रजाति अमोलोप्स सीजू खोजा गया। मेघालय के गुफा में मेंढक की नई प्रजाति अमोलोप्स सीजू खोजा गया। अगला है शोधनकर्ताओं के एक समूह ने केरल में अकुल्लम और वेबनाड झीलों के किनारों में तितली की नई प्रजाति की खोज की है। अगला है आईसीआर ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे ईल की खोज की है। अगला प्रश्न है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम में अरावली पर्यावरण पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। अगला है मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। अगला है हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश ने, क्वेश्चन आएगा भारत का पहला हरित राज्य 2025 तक बनने का लक्ष्य जो है किस राज्य ने रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं विकसित की है। 3385 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। तो इस तरह से हम ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, इस सब सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से है जो आपके एग्जाम के लिए, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं ये पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला, और फिर इसके आगे वाला ये दिखा दे रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।